एंड वेलकम। मैं हूं प्रियंका संभव और आपके लिए लेकर आई हूं कारोबार के धुरंधर में एक बहुत ही खास बातचीत। लेकिन इसका कॉन्टेक्स्ट मैं इस तरह से सेट करना चाहूंगी कि आप जब घर से निकलते हैं तो पर्स घर में भूल जाएं तो भूल जाएं, लेकिन मोबाइल फ़ोन कभी नहीं भूलते हैं, क्योंकि आपके सारे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट से लेकर आपका बैंक सब कुछ फ़ोन पर है। इसीलिए तो भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन का बाजार बन रहा है। लेकिन स्मार्टफोन के साथ साथ फीचर फ़ोन में भी भारत की हिस्सेदारी काफ़ी बड़ी है। करीब 80 करोड़ लोग स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं और आज भी करीब 20 करोड़ से ज़्यादा लोग फीचर फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। भारत में इस नंबर का मतलब ये हुआ कि हर 4 में से एक मोबाइल यूज़र फीचर फ़ोन भी इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन इस इंडस्ट्री में टिके रहना आसान नहीं है। प्रीमियम सेगमेंट के लाखों की कीमत वाले फ़ोन से लेकर के चाइनीज़ ब्रांड्स बड़े पैमाने पर मार्केट शेयर के लिए लड़ रहे हैं। और ऐसे में ही मोबाइल हैंडसेट मेकर HMD ग्लोबल एक नई पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है। इनके पास नोकिया की लेगेसी है, लेकिन अब कोशिश है खुद की अपनी पहचान बनाने की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, भारत में मैन्युफैक्चरिंग, फीचर फोन का भविष्य और स्मार्टफोन मार्केट की अगली दिशा, इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए आज मेरे साथ हैं HMD इंडिया और एपैक के वाइस प्रेसिडेंट और CEO रवि कुंवर। रवि, वेलकम टू द स्टूडियो। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। तो आपके प्लान्स मैं सुनना चाहती हूँ, आपके चैलेंजेस को समझना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले एक इंट्रोडक्शन कि रवि क्या करते हैं। सो रवि कुंवर जो हैं, जैसा मैंने बताया, HMD इंडिया और एपैक के वाइस प्रेसिडेंट और CEO हैं। लेकिन जो मोबाइल और कंज्यूमर और टेक इंडस्ट्री है, इससे ये 25 साल से जुड़े हुए हैं। इन्होंने सैमसंग, नोकिया, माइक्रोसॉफ्ट और अब HMD ग्लोबल जैसी ग्लोबल कंपनियों में लीडरशिप रोल निभा रहे हैं। उन्होंने स्मार्टफोन बाजार को बनते हुए, इसकी शुरुआत से लेकर अभी जो तगड़ा कंपटीशन है उसको देख रहे हैं और उसमें अपने ब्रांड को एस्टैब्लिश करने की कोशिश भी पूरी कर रहे हैं। तो इनकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, चैलेंजेस क्या हैं और वो भारत में इस बाजार को कैसे बढ़ते हुए देख रहे हैं, सुनना इंटरेस्टिंग रहने वाला है। वेलकम रवि वंस अगेन। मैं पूछना चाहूँगी कि HMD ग्लोबल की जब हम बात करते हैं तो आपका जो सबसे पॉपुलर ब्रांड रहा नोकिया, उसके बारे में बात नहीं करें, क्योंकि जब लोगों ने फ़ोन, हमारे देश में फ़ोन चलाना सीखा था तो सभी के पास एक नोकिया का वो हैंडसेट ज़रूर होता था। तो आपको क्या लगता है उस ब्रांड से निकल करके HMD ग्लोबल को अपने आप को इस्टेब्लिश करना यही सबसे बड़ा टास्क रहने वाला है? और अभी तक, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग मार्केट में अब आ चुके हैं एज इंडिविजुअली HMD ग्लोबल, तो क्या दिख रहा है आपको, आप लोगों को पहचान वो मिल रही है? बिल्कुल, आपने सही बोला प्रियंका। जो हिंदुस्तान में पहला फ़ोन कॉल हुआ था वो नोकिया हैंडसेट पे हुआ था वे बैक इन 1996, और तब से लेके नोकिया एक आइकॉनिक ब्रांड है। और मैं तो ये कहूँगा कि अभी भी उसके डिवाइसेस HMD के माध्यम से हम इंडियन कंज्यूमर्स को और यहाँ से ग्लोबल कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करा रहे हैं। सो नोकिया अपने आप में एक आइकॉनिक ब्रांड जो है वो एग्जिस्ट करता है। बट उसके बियॉन्ड, जैसे आजकल का कंज्यूमर्स का जो लैंडस्केप चेंज हो रहा है और जो नई नई चीज़ें, AI इंटीग्रेशन है या नए नए फीचर्स जो कंज्यूमर्स को चाहिए, स्पेशली हमारे जेनजी या मिलेनियल जो हमारे ऑडियंस हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने HMD का जो ब्रांड है वो इंडिया के अंदर लॉन्च किया है। तो आइडिया है कि वी कंटिन्यू विद द गुड वर्क एंड द लेगेसी एंड द आइकॉनिक स्टेचर ऑफ नोकिया, कीप ब्रिंगिंग दोज डिवाइसेस, और उसके साथ साथ जो HMD की न्यू टेक इनोवेशन है अक्रॉस द प्राइस पॉइंट्स, जिससे कि जो एक डिजिटल कनेक्टिविटी है और इंडिया जो एक फास्ट मूविंग डिजिटल इकोनॉमी है, उसमें सबकी हिस्सेदारी हो, सबकी भागीदारी हो। तो जो HMD की जो डिवाइसेस हैं और नोकिया के डिवाइसेस हैं, क्या ये दोनों अब अलग अलग, आप इनके कुछ मुझे नंबर्स बता सकते हैं कि अभी आप जब मार्केट में अब गए हैं तो कितनी आपने HMD ब्रांडिंग वाली मोबाइल फ़ोन्स बेचे और कितनी नोकिया ब्रांडिंग वाली? सो HMD ग्लोबल जो हमारी कंपनी है ह्यूमन मोबाइल डिवाइसेस, उसको अब 10 साल इस दिसंबर में पूरे हो जाएंगे। और इस 10 साल के दौरान हमने नोकिया प्लस HMD कंबाइंड 100 मिलियन डिवाइसेस, जिसको हम बोलते हैं 100 मिलियन कंज्यूमर स्टोरीज जो है वो हम इंडियन मार्केट के अंदर दे चुके हैं। HMD जो ब्रांड है वो हमने स्टार्ट करा, डिफ़िकल्ट डिसीजन होता है क्योंकि एक नए ब्रांड को कॉम्पिटिटिव मार्केट में लॉन्च करना इतना ईजी नहीं होता। तो हमने इसको पिछले 1.5 साल पहले हमने HMD के जो फीचर फ़ोन्स थे वो मार्केट में उतारे थे, स्टार्टिंग विद HMD 105, HMD 110, और अभी हमारे पास कम से कम 12 से 15 मॉडल HMD फीचर फ़ोन्स के हमारे मार्केट में हैं। और कंज्यूमर्स का जो उनको रिस्पॉन्स है, क्योंकि उनको जो क्वालिटी, जो ट्रस्ट, जो भरोसा नोकिया पे था,
मैं कहता हूँ उससे कहीं ज़्यादा वो HMD के प्रोडक्ट्स यूज़ करके वो ले रहे हैं। लास्ट 3 महीने में हमने अपनी जो एंट्री है वो स्मार्टफोन, जो एक आपने बताया कि 80 करोड़ लोग हिंदुस्तान में स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, उस वाले सेगमेंट में भी HMD ब्रांडेड डिवाइस के साथ करी है विद द लॉन्च ऑफ HMD Vibe 2 5G। और इंडिया एक ऐसा मार्केट है जिसमें अफोर्डेबिलिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर हम देखें तो 15,000 के नीचे का जो एक सेगमेंट है वो ऑलमोस्ट 40% है, जो 150 मिलियन के करीब जो स्मार्टफोन एक बिकते हैं। तो कैसे कोई एक ब्रांड एक रिलायबल और ट्रस्टवर्दी फ़ोन जो है विच इज़ फ्यूचर प्रूफ उस सेगमेंट को केटर कर सकता है। तो HMD का सारा उद्देश्य उस सेगमेंट को टैप करने में है। तो स्मार्टफोन जो आपको 15,000 से कम की कीमत में मिले, राइट, टू स्टार्ट विद और उसके आगे आप और इसे एक्सपैंड करेंगे, प्लस फीचर फोन। हाँ जी, ये मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बिल्कुल, जैसे मैंने बोला कि 100 मिलियन डिवाइसेस पिछले 9.5-10 साल के अंदर हमने इस मार्केट में फीचर फोन्स में दिए हैं। बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट है। तो अगर मैं एनुअल सेल की बात करूं तो स्मार्टफोन जहां 150 ऑड मिलियन एक साल में बिकता है हिंदुस्तान में, फीचर फ़ोन 55 से 60 मिलियन बिकता है। और इसका एक बहुत बड़ा सेगमेंट जो रूरल मार्केट है हमारा वो है, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी है कि आप 10,000 रुपये का फ़ोन नहीं खरीद सकते, 12,000 का फ़ोन नहीं खरीद सकते। माना कि आजकल EMI स्कीम्स आ रही हैं जो अफोर्डेबिलिटी को एक बहुत पुश दे रही हैं, बट 1,000 रुपये का कंज्यूमर 10,000 पे माइग्रेट नहीं हो सकता। तो बहुत बड़ा सेगमेंट है जो अफोर्डेबिलिटी के लिए और कनेक्टिविटी के लिए इसको यूज़ कर रहा है। और लास्ट 2-3 साल में हमने देखा है कि जितनी इनोवेशंस हम इस सेगमेंट में लेके आए हैं, UPI एक इंडिया का बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट था। आप इमेजिन करिए कि आपका 1200 रुपये का नोकिया का HMD का फ़ोन है, उससे आप स्कैन करके UPI ट्रांजैक्शन एंड टू एंड कर सकते हैं। तो इन सब इनोवेशन से जो है बहुत बढ़ावा मिला है फीचर फ़ोन्स को। और कुछ ऐसे सेगमेंट्स भी हैं जहां फ़ोन्स अलाउड ही नहीं होते। आजकल बहुत से स्कूल्स हैं जो उस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। बड़े सारे ऐसे एस्टैब्लिशमेंट्स होते हैं जहाँ सिक्योरिटी रिस्क की वजह से आपको स्मार्टफोन नहीं ले जाना पड़ता। आपने बोला आप पर्स शायद भूल जाए, मोबाइल फ़ोन नहीं भूलते। तो कई बार वो डिजिटल फटीग और डिजिटल डिटॉक्स के लिए आपको स्मार्टफोन से हटना पड़ता है। तो लोग 2-2 फ़ोन्स भी रखना पसंद करते हैं, तो उसमें उनको एक बढ़िया फ़ीचर फ़ोन चाहिए होता है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो फीचर फ़ोन का मार्केट हमने देखा है कि लास्ट 3 साल के अंदर ग्रो कर रहा है। और फीचर फ़ोन अगर है तो ये AI आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप लोगों ने भी काफ़ी सर्व में AI से हाथ मिलाया है, तो क्या ये फीचर फ़ोन भी अब AI एनेबल्ड होने वाले हैं, या फीचर फ़ोन मतलब एक बेसिक फ़ोन जिसमें आपके सारे काम पूरे हो रहे होंगे? फीचर फ़ोन की खासियत यह है कि वो एक बेसिक फ़ोन है, आप उसके अंदर जो चीज़ ऐड करना चाहें वो हो जाती है। मैंने एक सिंपल एग्जांपल दिया आपको UPI का। दूसरा मैं बताता हूँ कि अगर फीचर फ़ोन 4G एनेबल्ड है तो आप उसके अंदर ऐप्स भी डाल सकते हैं, क्लाउड बेस्ड ऐप्स। अगर आपको YouTube वीडियो देखने हैं या कुछ और एप्लीकेशंस उसके अंदर डालनी है तो हम वो वाली इनोवेशन भी फीचर फ़ोन्स में देते हैं। जहाँ तक AI की बात करी आपने फीचर फ़ोन में, अभी पीछे जब वर्ल्ड AI कॉन्फ्रेंस हुआ था भारत मंडपम में, तो उसमें हमने सर्वम के साथ अपना फीचर फ़ोन में सबसे पहली बार AI इन्वॉल्व किया था, जिसमें एट अ क्लिक ऑफ अ बटन ऑन अ 2G आप 22 भारतीय लैंग्वेज में आप AI के साथ इंटरैक्ट कर सकते थे। तो ये हम चाहते हैं कि जो इनोवेशन है वो किसी प्राइस पॉइंट पे ना रिस्ट्रिक्ट रहे। अगर कोई 1,000 रुपये का कंज्यूमर है तो उसको भी वो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट मिले जो एक हाई एंड फ़ोन में हो सकता है। ओके, सो फीचर फ़ोन अब उतना भी बेसिक फ़ोन नहीं, AI एनेबल्ड फीचर फ़ोन्स भी आप लोग मार्केट में ला रहे हैं। प्राइस पॉइंट क्या रहेगी, क्या है अभी? 1200 आपने एक प्राइस पॉइंट मैंने पिक किया, बट अदरवाइज प्राइस पॉइंट क्या है इन फीचर फ़ोन्स की? और अगर वो AI एनेबल्ड होगा तो क्या वो थोड़ा और महंगा हो जाएगा? अभी 1,000 रुपये से लेके 4,000 रुपये तक के हमारे फीचर फ़ोन मार्केट में आते हैं। अगर आपको फ्लिप फ़ोन लेना है, आपको टच स्क्रीन वाला भी फीचर फ़ोन लेना है, या बिल्कुल बेसिक फ़ोन लेना है, तो एक एवरेज इंडियन कंज्यूमर्स जाके 1,000 रुपये में वो फ़ोन खरीद सकता है। और जहाँ तक हमारे स्मार्टफोन्स की बात है, उनकी प्राइस रेंज है अभी जो हमने लॉन्च करे हैं मार्केट में वो 10,000 से 15,000 की रेंज में। तो प्रॉफिटेबिलिटी का इसमें क्या कैसे होगी, क्योंकि अगर ये इतने प्राइस एफिशिएंट है और इंडियन कंज्यूमर बहुत ही प्राइस को लेके सेंसिटिव रहता है, तो वो आप उसको केटर करने की तो कोशिश कर रहे हैं, तो फिर आपके रेवेन्यूज़ का क्या, वो आप अगले 3 साल में, अगर आप भारत को बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट मान रहे हैं, तो क्या ये वॉल्यूम का गेम होने वाला है? इंडिया जो मार्केट है वो स्केल का मार्केट है।
और अगर आप एक स्केल, और फीचर फोन्स की आपने बात करी कि 1000 रुपये का एक जो प्राइस है, अगर आप उस स्केल पे एफिशिएंसीज लेके आ सकते हैं तो मैं मानता हूँ कि ये एक वायबल बिजनेस मॉडल है इंडिया के लिए, और इसीलिए ये कंटिन्यू करता चला आ रहा है। जब आप स्मार्टफोन्स की बात करते हैं तो डायनेमिक्स थोड़े डिफरेंट हैं, क्योंकि वो एक और हाईली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है। और आजकल क्या हो रहा है, हमारी इंडस्ट्री में एआई के फ़ायदे भी हैं, बट हमारी इंडस्ट्री जो है वो एआई का चैलेंज ये देख रही है कि जो चिप अवेलेबिलिटी है वो बहुत कम हो रही है। एंड वी बिलीव कि इस इशू को रिजॉल्व करने में इस इंडस्ट्री को कम से कम 12 से 15 महीने लग जाएंगे। और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो कंपोनेंट प्राइसेस बढ़ रहे हैं और कंज्यूमर के लिए भी प्राइस इंक्रीज हो रहा है। तो स्मार्टफोन्स वाइल दे आर ग्रोइंग, द प्राइस इंक्रीज इज हैपनिंग, द प्रीमियमाइजेशन इज हैपनिंग, बट इंडस्ट्री इज वेरी वाइब्रेंट and will continue to grow both in feature phones and smartphones. So, अगर मैं आगे के 3 साल की बात करूं तो आप किस तरह के मार्केट शेयर अपने लिए सोच रहे हैं, क्या टारगेट्स लिया है, रेवेन्यू के क्या टारगेट्स आप लोगों ने फिक्स किए हैं? देखिए, अगर तो फीचर फोन की बात करूं तो हम लेटेस्ट, अगर हम रिपोर्ट्स कोई भी देखें, आईडीसी की देखें, क्वार्टर की, तो हम वैल्यू और वॉल्यूम लीडर्स दोनों हैं एज फार एज फीचर फोन सेगमेंट इज कंसर्न विद नोकिया एंड एचएमडी एज अ ब्रांड। एंड हमारा उद्देश्य यही रहेगा कि हम अपनी लीडरशिप को जितना ज़्यादा ग्रो कर सकें उस सेगमेंट में, उसी उद्देश्य से हम चलेंगे। जहाँ तक स्मार्टफोन की बात है, हम जो हैं एक न्यू एंट्रेंट हैं एज विद एन एचएमडी ब्रांड। सो अभी नेक्स्ट 3 से 5 साल में हमारा ये है कि जो एचएमडी एज अ ब्रांड इज़ मोर रेलिवेंट, इज़ मोर कनेक्टेड विद द कंज्यूमर्स, और उसके लिए हमें बहुत काम करना है कि जैसे पार्टनरशिप्स में हम बहुत बिलीव करते हैं। हमने अभी राजस्थान रॉयल्स से पार्टनरशिप करी आईपीएल में, बिकॉज इंडिया इज़ अ क्रिकेट लविंग नेशन, एंड उस पार्टनरशिप से हमारे ब्रांड को काफ़ी फ़ायदा हुआ। व्हेन पीपल सी अ ब्रांड अप फ्रंट एंड सेंटर ऑन द बैक ऑफ द हेलमेट और अ कैप ऑन द टीवी, ब्रांड इज बिकमिंग मोर एंड मोर रेलिवेंट। हम जो अपने प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो है उसको कितना रेलिवेंट इंडियन कंज्यूमर्स के लिए बना सकते हैं नेक्स्ट 3 से 5 साल में स्मार्टफोन्स के अंदर, वो हमारा उद्देश्य रहेगा। और जितनी ज़्यादा मैक्सिमम ग्रोथ लेके आ पाएँ इस सेगमेंट में, और आई एम होपिंग कि हम एटलीस्ट डबल डिजिट मार्केट शेयर में तो पहुंचेंगे नेक्स्ट 3 से 5 साल में। आपने स्मार्टफोन का जिक्र किया, रवियो, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि स्मार्टफोन में एक तरफ है बिग एप्पल, ठीक है, वो ब्रांड है, प्राइसिंग भी उसकी वैसी है। दूसरी तरफ है ये बहुत सारे चाइनीज़ प्लेयर, ओके, जो कि बहुत कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग ला रहे हैं। तो इन सब में वेयर डज एचएमडी स्टैंड? हमने स्टार्ट करा है सेगमेंट में कि मीनिंगफुल इनोवेशन है, और टू सॉल्व रियल वर्ल्ड केसेस जिसमें कंज्यूमर्स को फ़ायदा हो। और उसका एक एग्जांपल मैंने आपको दिया, जैसे सर्वा में आई है, एआई हर चैटबॉट्स हर जगह हैं, एआई इंटीग्रेशन सब जगह है, बट वो क्या आपकी लैंग्वेज में बात कर सकता है? क्या आपके डायलेक्ट को समझ सकता है? क्या आपके कॉन्टेक्स्ट को समझ सकता है जिस हिसाब से वो क्वेश्चन पूछा गया? तो इन सब को ध्यान रखते हुए हमने एक बहुत बड़ा मास, जो मैंने बताया 15,000 से प्राइस पॉइंट से नीचे है, तो कैसे हम अपनी सप्लाई चेन की एफिशिएंसी से उस सेगमेंट को केटर कर सकें, अभी हमारा फोकस उस पर रहेगा। ओके, आप मुझे ये बताइए, आपके एक फ़ोन है वाइब, हाँ जी, वो भी काफ़ी टॉक्ड अबाउट फ़ोन रहा, और उसके लिए आपने एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप केवल फ्लिपकार्ट के साथ की है। सो ये वाइब जो है, इसके बारे में बताइए, काफ़ी टॉक्ड अबाउट फ़ोन है। हाँ, जो वाइब 2 5G अभी हमने लॉन्च किया इन आवर एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप विद फ्लिपकार्ट। So this is a smartphone. This is a smartphone. This is available in 3 variants, 464, 4128 and another 6128 in multiple colors. ये हमने करीब 1.5 महीने पहले लॉन्च करा था। काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला हमें। Within 1 hour it was sold out on Flipkart on the day of the launch. और इसके पीछे यही था कि जब कंज्यूमर्स ने वो फ़ोन यूज़ करा, और मैं आज जाके अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में उसकी रेटिंग्स और फीडबैक देखता हूँ, तो इट्स अ हाई 4.6, 4.7। तो जो उसका कलर था, जो उसके डिज़ाइन थे, जो उसका यूजेबिलिटी का फैक्टर था कि वो ब्लोटवेयर फ्री था, ये सारी चीज़ें कंज्यूमर्स के लिए बहुत मायने रखती हैं। इट इज़ नो लॉन्गर अ स्पेसिफिकेशन गेम की कैमरा कितना मेगापिक्सल का है, बट मैं चाहता हूँ सुकून कि मेरी बैटरी लाइफ, अगर मैं बोल रहा हूँ 2 दिन तक चलेगी, तो मुझे रोज़ चार्जर नहीं ढूंढना पड़ेगा। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी ट्रांजैक्शन स्मूथली हो जाए और उसके अंदर मेरे को लैग ना आए, तो मेरा फ़ोन वो डिलीवर कर देना चाहिए। और जो भी ब्रांड ये 3-4 चीज़ें जो हैं वो अच्छे से एक अच्छे प्राइस पॉइंट पे कंज्यूमर्स को डिलीवर कर देंगी,
in a market like India, I think they'll be successful. सो अच्छी सेल रही और प्राइस पॉइंट क्या है उसका, और सेल कैसी आपने देखी, कुछ नंबर्स? सेल जैसे मैंने बताया कि पहले ही 1 घंटे में 1 लाख फ़ोन बिक गए फ्लिपकार्ट पे, विच वॉज वेरी पॉजिटिव साइन फॉर अ न्यू ब्रांड। प्राइस पॉइंट्स जो थे जब स्टार्ट हुआ तो 10,000 से लेके 14,999 का प्राइस पॉइंट था, और चाहता हूँ कि आगे आने वाले सीज़न में, फेस्टिव सीज़न आ रहा है, इंडिया के हर एक कोने में एक फेस्टिवल अब ओणम से शुरू होने वाला है, और दुर्गा पूजा और गणेश चतुर्थी, मल्टीपल वो तो आएंगे। एक जब कोई आपका ये 5G फोन लेता है हाँ जी। तो उसको मौजूदा स्मार्टफोन से क्या अलग मिलने वाला है? मैं तो ये कहता हूँ कि सबसे पहला पीस ऑफ माइंड। उसका रीज़न ये है कि व्हेन वी लॉन्च द फोन, एक तो मैंने सर्वम AI की बात करी, दूसरा संचार साथी ऐप, वी वर द फर्स्ट वंस टू यूज संचार साथी ऐप, जिसके अंदर एक जो डिजिटल प्राइवेसी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बहुत प्रमोट कर रही है कि अगर आपका फ़ोन खो जाता है तो उसको कैसे ट्रैक करना है। सो मल्टीपल चीज़ें थी, एंड द प्रोडक्ट परफॉर्मेंस एंड द फैक्ट कि वो जो परफॉर्मेंस थी किस वैल्यू पे कंज्यूमर को मिली, दोज वर द रीजंस कि कंज्यूमर्स एक्चुअली बॉट वाइब टू 5G। अब मैं थोड़ा बिजनेस एस्पेक्ट समझना चाहूँगी कि आपकी जो सप्लाई चेन है वो कितनी लोकलाइज्ड है, PLI का फ़ायदा भी आप लोगों को मिलता होगा, तो ये थोड़ा सा समझाइए। हाँ जी। सो पिछले करीब 5 सालों में ऑलमोस्ट 100% जो हमारा फ़ोन है वो मेक इन इंडिया के तहत बनता है, और इसमें बहुत बड़ी भूमिका जो है वो जो भारत सरकार की PLI 1.0 की स्कीम आई थी, जिसके तहत हमारा प्रोडक्ट वर्ल्ड मार्केट में कॉम्पिटिटिव हुआ था। इट इज़ नॉट कि खाली इंडिया के अंदर एक कंज्यूमर को अच्छे प्राइस पॉइंट पे हम फ़ोन दे पाएँ, बट उस स्कीम से काफ़ी फ़ायदा ये हुआ कि एक्सपोर्ट्स आउट ऑफ इंडिया भी, जैसे हम अपने जो HMD के प्रोडक्ट्स हैं मार्केट्स लाइक अफ्रीका एंड मिडल ईस्ट में भी हमने भेजने शुरू करे थे, तो उससे बहुत फ़ायदा हुआ। पहले था कि मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर थी, अभी भारत सरकार की जो नई नीति आई है PLI 2.0 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, उसके अंदर कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत बड़ा फोकस है, और पूरा इंडस्ट्री जो है उस पर लगा, तो उससे और लोकलाइजेशन बढ़ेगी कि आप कितने कंपोनेंट्स जो हैं वो लोकली इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो अ बिग प्लस जो इंडिया का पूरा इकोसिस्टम और इकोनॉमी को हेल्प करेगा। सो काफ़ी फ़ायदे हुए हैं, और हमारा यही है कि हम बिसाइड्स द सप्लाई चेन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कितनी R&D, कितना डिज़ाइन डेवलपमेंट, कितनी टेस्टिंग हम इंडिया में कर सकते हैं टू मेक अस ग्लोबली मोर कॉम्पिटिटिव, हमारा HMD में वही उद्देश्य रहेगा। तो आप कॉम्पीट कर रहे हैं बड़े बड़े प्लेयर से, आप भी बड़े प्लेयर हैं, लेकिन जब आप R&D और इन सब को भी, क्या आप इंडिया बेस बनाने पर जोर दे रहे हैं? क्या इससे एम्प्लॉयमेंट जो एक हमारे देश का पेन पॉइंट है उसको भी मदद मिलेगी यहाँ पर? श्योर, इट इज़ ऑल अबाउट स्केल, और ये ऐसा नहीं है कि सब चीज़ 3 या 6 महीने में हो जाएगा। आई थिंक इस चीज़ को पूरा शेप करने में एज एन इंडस्ट्री एंड एज अ पॉलिसी, R&D इंडिया में रखेंगे? R&D इंडिया में भी होती है, बाहर भी होती है। जैसे हम हमारे कुछ जो हमारे डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं हम वो फिनलैंड से भी लेते हैं, तो जहाँ जो चीज़ मोर एफिशिएंटली होती है हम उसमें करते हैं। और कोविड ने हमें सिखाया, अभी जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ हुए मिडल ईस्ट में, उसने काफ़ी लोगों को सिखाया कि आपका हर चीज़ का +1 स्ट्रैटेजी होना चाहिए, इंक्लूडिंग सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स, और उसके तहत बहुत कंपनियां काम कर रही हैं, और HMD ग्लोबल भी उसी के तहत काम कर रही है कि आपका इंडिया के अंदर कितना लोकलाइजेशन हो सकता है, इंडिया के अंदर से आप कितना वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। सो आई थिंक ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जो चालू रहेगा। सो आपने कंपोनेंट की बात की, तो उसकी जो प्राइसिंग है वो एक पेन पॉइंट, और जियोपॉलिटिकल टेंशन, और हमने पूरे चिप को लेकर के ऑटो इंडस्ट्री को एक तरह से हॉस्टेज बनते हुए देखा, इन सब को, ये रिस्क जो है, इसे मैनेज करने के लिए आप कितने तैयार हैं, और आप लोगों का क्या वो है +1 क्या स्ट्रैटेजी है? देखिए, इंडिया जो है डोमेस्टिक मार्केट बहुत बड़ा है, सो वाइब्रेंट इकोनॉमी है, डोमेस्टिक मार्केट बहुत बड़ा है, तो जो ब्रांड्स हैं उनको डोमेस्टिक कंजम्पशन में चैलेंज नहीं आने वाला। सो इसलिए रिस्क एलिमेंट जो है वो थोड़ा कम है मेरे हिसाब से। हाँ, अगर आपका डोमेस्टिक कंजम्पशन कम हो और आप लार्जली एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट हो तो आपका रिस्क एलिमेंट थोड़ा ज़्यादा होता है। तो आई थिंक इंडिया के अंदर द वे आई सी कि स्मार्टफोन का मार्केट चाहे टेम्प्रेरी अगर वॉल्यूम ड्रॉप भी है बट वैल्यू ग्रो करेगा, और आगे आने वाले 1.5-2 साल 3 साल में आपने बोला हम सब चीज़ के बगैर रह सकते हैं, स्मार्टफोन के बगैर नहीं रह सकते। तो जो एक ऐसी चीज़ है जब लाइफ उसके अराउंड सेंटर्ड है
और उसके अंदर इनोवेशन आएगी तो मार्केट ग्रो करेगा, बिजनेस ग्रो करेगा। ओके, तो आप मुझे ये बताइए कि आप चाहते हैं एचएमडी को प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाते हुए या मार्केट शेयर बढ़ाते हुए देखना? आई थिंक वी बिलीव इन द जीनियस ऑफ एंड, दोनों ही बढ़ानी पड़ेंगी बिजनेस के लिए, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। बिकॉज कई बार क्या होता है, शॉर्ट टर्म गेंस के लिए आप रेवेन्यू ग्रो करते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी पीछे छूट जाती है। बट जो मेन चीज़ है कि जो कंज्यूमर है, जब तक आप उसका ब्रांड ट्रस्ट नहीं जीतती विद क्वालिटी एंड वैल्यू विच वी प्रोवाइड, दोनों ही मुश्किल हैं। आपने कहा फेस्टिवल सीजन आ रहा, तो कोई नई ऑफरिंग जो आपके एचएमडी की तरफ से हम देखेंगे इंडियन कंज्यूमर्स के लिए? तो दो तीन चीज़ें, मैं स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स की बात नहीं करूंगा, बट जो फेस्टिव सीज़न में कंपनियां हमेशा नए फ़ोन्स लेके आती हैं, नए टाइप के डिज़ाइंस लेके आती हैं और नए टाइप के ऑफर्स लेके आती हैं, तो आई एम श्योर एचएमडी ग्लोबल भी उस डायरेक्शन में मूव करेगा। बट व्हाई ओनली वन पार्टनरशिप विद फ्लिपकार्ट? सी, फ्लिपकार्ट, वी आर एन ऑमनी चैनल कंपनी, ओके। सो हमारा जो है, वी हैव 1000+ डिस्ट्रीब्यूटर्स हु केटर टू 120,000 रिटेल आउटलेट्स। हम क्विक कॉमर्स में भी प्रेजेंट हैं, हम अमेज़ॉन में भी प्रेजेंट हैं, हम फ्लिपकार्ट में भी प्रेजेंट हैं, तो हम ऑमनी चैनल प्लेयर हैं। इस पर्टिकुलर पार्टनरशिप जो हमने लॉन्च किया, उसमें फ्लिपकार्ट गिव्स यू द एडवांटेज ऑफ स्केल। भाई वो ऑलमोस्ट 20,000 पिन कोड्स को केटर करता है। सो इमीडिएटली यू हैव एक्सेस टू द रूरल हिंटरलैंड्स वेयर फ्लिपकार्ट कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, एंड दिस इज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वेयर वी आर co-creating products which are relevant for Indian consumers. ओके, बट हम क्या फेस्टिवल सीजन में और ऐसे टाई अप्स देखेंगे? क्योंकि अब इंडिया जब फोन यूज कर रहा है सारे काम के लिए, तो अपनी शॉपिंग के लिए भी फोन ही यूज करता है। हाँ जी। तो आप एक फ्लिपकार्ट पार्टनर के अलावा और मल्टीपल पार्टनर्स बना रहे हैं? वी आर ऑलवेज ओपन टू पार्टनरशिप। हमारा जो बेस है, बट यू आर नॉट गिविंग अवे एनीथिंग। पार्टनरशिप्स आर ऑलवेज वेलकम, इज व्हाट आई कैन से। ओके, सो टेल मी वन थिंग, मेक इन इंडिया, आपने हमेशा हर प्लेटफॉर्म में कहा कि मेक इन इंडिया जो है, आप इसको बढ़ावा देना चाहते हैं। तो अगर मैं अभी एचएमडी ग्लोबल की फैसिलिटीज़ की बात करूं, तो मेक इन इंडिया को आप कितना जो है इसको आप अपने बिजनेस में जो है समाहित कर पाए हैं? मैं तो बोल रहा हूँ 100% है, क्योंकि हम अपनी पार्टनरशिप से करते हैं। सो जो सप्लाई चेन है, देयर आर लॉट ऑफ EMS पार्टनर्स whom we partner with, and the whole ecosystem is with the belief कि ये जितना प्रोडक्ट हो, सिर्फ बने ही नहीं, राइट फ्रॉम डिज़ाइन, कॉन्सेप्टिंग, सब कुछ यहीं पे होना चाहिए। सो इफ़ यू आस्क मी कि मेक इन इंडिया, इंडिया में बने, इंडिया से एक्सपोर्ट हो, और उसके बड़े सारे फ़ायदे हैं, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट की सपोर्टिव पॉलिसीज़ जो आई हैं, उससे एक्सपोर्ट है। उसके साथ जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रहे हैं इंडिया के, यूरोप के साथ हुआ, बाकी नेशंस के साथ जो हो रहा है, उससे ये चीज़ें और आसान हो जाएंगी। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो स्केल है और जो जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स है वो इंडिया में शिफ्ट हो। आपने टेलीकॉम इंडस्ट्री को बहुत सारे फेसेस से गुजरते हुए देखा है। अगर मैं बात करूं, आप जो है सैमसंग में थे, नोकिया में थे और माइक्रोसॉफ्ट में भी थे, और अब आप एचएमडी में हैं। तो आपको क्या लग रहा है, चीज़ें कैसी बदली हैं, और सबसे बड़ी चुनौती अभी स्मार्टफोन बिजनेस या मोबाइल फ़ोन बिजनेस में क्या है? मेरे हिसाब से अभी जो है AI बहुत बड़ी भूमिका प्ले करेगा। अभी तक क्या है कि AI को जो हम एक एज अ स्पेसिफिकेशन समझ रहे हैं, बट जब फ्यूचर में हमारी लाइफ फ़ोन के अराउंड डिपेंड होगी, तो जो AI सेंटर में होगा और फ़ोन उसके आसपास डिज़ाइन होगा, और हर कोई ऐप AI से इंटरेक्ट करेगी और फिर वो फ़ोन आपके पास आएगा। तो ये एक टेक्नोलॉजी है जो एज ए इंडस्ट्री एंड अस एज HMD हमें इसको इस पे और काम करना है। और अभी शॉर्ट टर्म के लिए तो मैं यही कहूँगा कि अभी एक सप्लाई चैलेंज से इंडस्ट्री गुजर रही है कि जो कंपोनेंट्स हैं वो इतनी इजीली अवेलेबल नहीं हो रहे हैं। देयर इज़ अ कॉस्ट ऑफ गुड्स विच इज़ गोइंग अप, और इन सब का जो नतीजा ये है कि जो कंज्यूमर प्राइस है वो कंज्यूमर्स को पास ऑन हो रहा है, और वो इंडस्ट्री के लिए एक अच्छी बात नहीं है। तो हमें अपनी एफिशिएंसी और बढ़ा के उसको थोड़ा रेस्ट करना पड़ेगा। तो आप HMD ग्लोबल को आने वाले 5 साल में टॉप स्मार्टफोन कंपनी बनते हुए देखना चाहते हैं, टॉप फीचर फोन कंपनी बनते हुए देखना चाहते हैं, या एक नई टेक कैटेगरी देखना चाहते हैं? मैं तो एक कंज्यूमर लव्ड ब्रांड HMD को बनना देखना चाहता हूँ। ओके, सो उसके लिए आपका सबसे, आपको क्या लगता है वो आपका जो वो फ़ोन है वो कौन
इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई ये कंज्यूमर के लिए है पूरी तरह से? वाइब की हमने बात की, कोई फीचर फ़ोन जो आपको लगता है कि ये इंडियन कंज्यूमर की एकदम पर्टिकुलर नीड को पूरा कर रहा है? अगर मैं देखूं नोकिया 105 क्लासिक जो फ़ोन है हमारा सबसे ज़्यादा बिकने वाला फ़ोन है। आप गांव देहात में चले जाइए, आप लोग उसको नोकिया 105 के नाम से ही जानते हैं। तो आई थिंक दैट फ़ोन इटसेल्फ इज़ अ बिग टेस्टमेंट कि वी आर स्टिल अ कंज्यूमर लव ब्रांड। ओके, कंज्यूमर लविंग ब्रांड तो ठीक है, लेकिन हम जब बिजनेसेस की बात करते हैं ना, तो हमारे को जानना होता है कि HMD स्मार्टफोन में आगे बढ़ना चाहता है या फीचर फ़ोन में, या दोनों में? अभी हम फीचर फ़ोन में लीडर हैं, हम उसको अपनी लीडरशिप पोजीशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और स्मार्टफोन्स हों, टैबलेट्स हों, एक्सेसरीज हों, उसमें हम बहुत जल्दी बहुत लंबी छलांग लेना चाहते हैं। ओके, अब जब फीचर फ़ोन की बात आती है रवि, सो इट्स नेचुरल, आजकल फ़ोन्स भी लोग इतनी जल्दी बदलते हैं, ठीक है? तो फीचर फ़ोन यूज़ करने वाला जो है वो उसकी थोड़ी कमाई बढ़ेगी, तो उसे लगेगा कि अब मैं थोड़ा ग्रेजुएट करके एक स्मार्टफोन वाले लेवल पर जाऊं। तो आपको क्या लगता है वो फीचर फ़ोन में अभी हम जिस तरह का ट्रैक्शन देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट 20 to 25 करोड़ जो हैं यूज़र्स हैं, ये कम होता हुआ नज़र आ रहा है? ये एक चैलेंज है। देखिए, सच्चाई यही है कि अगर आप लास्ट 10 साल का डेटा देखेंगे तो स्मार्टफोन स्पीड से बढ़ा और फीचर फ़ोन घटा। लास्ट 3 साल में फीचर फ़ोन भी बढ़ा, और जिस लेंस से मैं इंडस्ट्री को देख रहा हूँ, नेक्स्ट 3 साल तक फीचर फ़ोन कहीं नहीं जाने वाला। जो कंज्यूमर है अभी फीचर फ़ोन पे, आपने बोला 20 करोड़ या मेरे हिसाब से 220 मिलियन, 22 करोड़ जो हैं वो 2G पे अभी भी हैं। हिंदुस्तान ही ऐसा देश है जिसके अंदर ये कंज्यूमर अभी भी है। सो इट विल टेक टाइम, बट इट इज़ नॉट दैट इट इज़ वैनिश्ड, इट्स स्टिल अ बिग मार्केट। एंड ऑब्वियसली आप इसको और जितनी तरह से सुधार रहे हैं AI के जरिए, तो फीचर फ़ोन जो है वो ख़त्म नहीं होने वाला है, कम से कम अभी। और आप नंबर 1 हैं इसमें, हम यही विश करेंगे कि आप स्मार्टफोन में भी इसी तरह नंबर 1 बने। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू प्रियंका। ओके, सो कारोबार के धुरंधर में आज टेलीकॉम इंडस्ट्री पर हमारी नज़र थी, और HMD ग्लोबल जो है तेज़ी से भारत में अपनी फीचर फ़ोन की लीडरशिप को ट्रांसलेट करना चाहता है गोइंग फॉरवर्ड स्मार्टफोन के बिजनेस में भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। आज की इस बातचीत में इतना ही। बाय बाय।